जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए समर्पित संस्थान अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज के टेस्ट नंबर 2 के मॉडल आंसर और डिस्कशन के साथ। इसको प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। हमारी डेली टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त एक मेंस की टेस्ट सीरीज और संचालित हो रही है, जो कि 1099 रुपये में आपकी समक्ष उपस्थित है। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट नहीं दे पाए हैं या आपके कुछ टेस्ट छूट गए हैं तो इसके लिए हमने 35 टेस्टों के एक मॉडल आंसर की पीडीएफ तैयार की है, जो कि 399 रुपये में उपस्थित है। आप चाहें तो इन दोनों को ही ले सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए अभूतपूर्व एक अद्भुत बाण हमने प्रस्तुत किया है, जो कि 1000 प्रश्नों का 3 मार्कर बैंक है। सिर्फ 199 रुपये में आपके समक्ष हमने उपलब्ध कराया है। इससे देखकर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब कोई भी अतिरिक्त क्वेश्चन इसके बाहर पेपर में नहीं जा सकता है। साथ ही साथ यह जो डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज है, जिसका हम डिस्कशन लेके उपस्थित हुए हैं, यदि आप इसे जानना चाहते हैं, इसे जुड़ना चाहते हैं, तो 199 रुपये मात्र में आप इससे जुड़ सकते हैं। इसकी कई अन्य विशेषताएं हैं जो कि आपको ज्ञात हो जाएंगी। साथ ही साथ वर्ष 2020 की मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी हमने एक विशेष योजना प्रस्तुत की है डेली मेंस राइटिंग की। यह भी 199 रुपीज में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इन सभी जो योजनाएं हमारी संचालित हो रही हैं, आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज के दूसरे मॉडल आंसर की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की। 3 मार्कर में सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कालीबंगा। देख लेते हैं इसको कैसे लिखना होता है। कालीबंगा में हम लिखेंगे सबसे पहले कि यह हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल था। साथ ही साथ इसकी अवस्थिति गंगानगर जिला राजस्थान। इसके अतिरिक्त नदी घग्गर थी। साथ ही साथ इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं जूते हुए खेत। तो इस प्रकार आप कालीबंगा को लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हड़प्पा कालीन जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, 6 से 7 स्थल, उनको भी आप इसी फॉर्मेट में कि कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे हैं, किसने खोज की है और इसके क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, इसी फॉर्मेट में आप सभी आंसरों को लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 3 मार्कर में आश्रम व्यवस्था। क्या है आश्रम व्यवस्था? तो प्राचीन हिंदू धर्म के जीवन को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था जो संचालित हो रही थी उसे आश्रम व्यवस्था कहा गया था। इसे जीवन काल के अनुसार बांटा गया था। जैसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है संन्यास वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इसका वर्णन हमें जाबालोपनिषद में देखने को मिलता है। उपयुक्त 4 आश्रमों के बारे में आपको इतना ही लिखना था। गलत गलत जानकारी देने से ज्यादा बेहतर है आप 3 से 4 बिंदु सटीक दें। आपको 3 नंबर मिलने की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा चचनामा। चचनामा क्या है? तो सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। इसके लेखक हैं अली अहमद। साथ ही साथ इसकी भाषा बता दें तो भाषा अरबी थी, और विशेष जो था इसमें अरबों की सिंध विजय के संबंध में हमें इसमें वर्णन देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगम काल। क्या है संगम काल? तो प्रथम व द्वितीय ईसवी शताब्दी के दक्षिण भारत के इतिहास का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। संगम का अर्थ बता देते हैं हम। संगम का अर्थ होता है गोष्ठी या परिषद। साथ ही साथ विद्वान व साहित्यकार आपस में बैठकर संगम काल में जो साहित्य का सृजन किया करते थे। साथ ही साथ एक और बिंदु हम इसमें जोड़ सकते हैं कि पांड्य राजाओं ने 3 संगमों का आयोजन किया था। इस प्रकार आप संगम काल में ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगम काल के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पाल वंश। क्या है पाल वंश? तो 8वीं शताब्दी में बंगाल का राजवंश था। इसकी स्थापना की थी गोपाल द्वारा। साथ ही साथ इसने एक महत्वपूर्ण संघर्ष, जो हम त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं, पाल, प्रतिहार, गुर्जर जो राष्ट्रकूट के साथ जो हुआ था, इसमें भी पाल वंश ने भाग लिया था।
के प्रमुख शासक की बात करें तो धर्मपाल इसके एक प्रमुख शासक थे। अन्य शासकों का नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे देवपाल, महीपाल आदि। ठीक है, अब इस हिसाब से कोई भी आपसे वंश पूछ लिया जाए पेपर में तो आप इसी फॉर्मेट में लिखकर खत्म कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब 6 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 6 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसमें आप सबसे पहले 2 लाइन में प्रस्तावना लिख दीजिए कि जैन धर्म के तीर्थंकरों द्वारा सामाजिक सुधार के लिए दिए गए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब महत्वपूर्ण हम 5 से 6 बिंदुओं को लिखकर 6 मार्कर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहला बिंदु। पहला है हमारा तीर्थंकरों पर विश्वास। सभी लोग जानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की शिक्षा एवं विचारों पर विश्वास रखना जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त दूसरा हम देख लेते हैं पंच महाव्रत का पालन। सभी जानते हैं पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसे आप पंच महाव्रत को 3 नंबर में भी तैयार करके रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा अनेकांतवाद। इसके अनुसार किसी भी वस्तु अथवा तथ्य के कई अन्य पहलू भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम एक हाथी के रूप में भी देखने को मिलता है, तो आप उसका भी वर्णन यहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्यादवाद, तो जैन धर्म में गलती की संभावना से बचने के लिए स्यादवाद के सिद्धांतों को मुख्य रूप से अपनाया गया है। आप सभी को जानकारी है कि स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, इस प्रकार स्यादवाद का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो हम ये भी एक जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त त्रिरत्न, सभी लोग जानते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र का पालन करना त्रिरत्न जैन धर्म के हैं। इसे भी आप 3 नंबर में विशेष रूप से तैयार करके रखेंगे, चाहे वह फिर जैन धर्म के ही क्यों ना हो और बौद्ध धर्म के ही क्यों ना हो। दोनों धर्मों के त्रिरत्नों को आपको यहाँ लिखना 3 मार्कर के हिसाब से आपको लिख के तैयार करके रखना चाहिए। मुख्य परीक्षा में आपके पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए चलते हैं 6 मार्कर के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन था बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए। क्या है? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने 1 से 2 लाइन में हमारी प्रस्तावना लिखी। अब हम मुख्य भाग में आएंगे आंसर के। पहला, जाति प्रथा का विरोध किया। सभी लोग जानते हैं कि तत्कालीन परिस्थिति में जाति प्रथा विद्यमान थी और अपने चरम पर थी। तो इसी के विरोध स्वरूप गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में किसी भी जाति को एंट्री शामिल होने के लिए छूट दे दी थी। तो उन्होंने जाति प्रथा का भरपूर विरोध किया था। यह बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण था। दूसरे कारण की बात करें तो पाली भाषा में प्रचार किया, जो उस समय के अनुकूल था। इससे पहले के ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत आदि भाषाओं में रचित थे, किंतु तत्कालीन परिस्थिति में जो आम जन की भाषा थी वह पाली थी और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में प्रचार प्रसार किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं हम। तीसरा बिंदु है हमारा उदारवादी थे। सभी लोग जानते हैं उदारवादी धर्म है। चौथा, मध्यम मार्ग का पालन भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक सबसे प्रमुख कारण है और मेरा विश्वास है कि आज भी यदि बौद्ध धर्म जीवित है तो उसका सबसे प्रमुख कारण मध्यम मार्ग का पालन ही है। ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं ब्राह्मण धर्म के विरोध स्वरूप। सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म में चाहे वह आडंबर हो, कर्मकांड हो, इन सभी की एक पराकाष्ठा हो चुकी थी। इसी के विरोध में बौद्ध धर्म इन सभी का विरोध करता था, इसीलिए बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। साथ ही साथ गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व का प्रभाव। सभी लोग जानते हैं कि जब लीडर ही का स्वभाव या लीडर का व्यक्तित्व जब अच्छा होता है तो अपने आप लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। यही एक सबसे प्रमुख कारण रहा था। साथ ही साथ एक और प्रमुख कारण देख लेते हैं, तत्कालीन शासक चाहे वह अशोक हो, कनिष्क हो, हर्ष हो, इन सभी राजाओं का बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ, जो कि उसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, इस प्रकार आप महत्वपूर्ण 6 से 7 बिंदुओं को लिखेंगे तो आप
अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 6 मार्कर के ही तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या था क्वेश्चन? था कृष्णदेव राय की उपलब्धियां बताइए। इसे भी हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले हम प्रस्तावना बता देते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से संबंधित एक महानतम शासक थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, कुशल शासक। कुशल शासक क्या है? तो विदेशी साम्राज्य का तो दमन किया। इन्होंने विदेशी साम्राज्य का दमन किया था। साथ ही साथ बाबर नामा में इनके तत्कालीन सर्वाधिक महान शासक के रूप में इन्हें बताया गया है। यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, आप उसको सुधार लीजिएगा। विदेशी साम्राज्य का दमन किया था उन्होंने। ठीक है, ऐसे इस प्रकार एक कुशल शासक कृष्णदेव राय थे। दूसरा बिंदु हमारा देख लेते हैं, साहित्य संरक्षक। इनके शासन काल में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। सभी लोग जानते हैं, जो तेलुगु के 8 विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने कई साहित्य का सृजन किया और तेलुगु साहित्य को एक ऊंचाई पर पहुंचाया भी था। तो यह इनका साहित्य का संरक्षण किया था। ये कृष्णदेव राय की एक प्रमुख उपलब्धि है। ठीक है, अन्य बिंदु में चलते हैं। तो हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। तो आप इसे एक ऐसे बिंदु लिख सकते हैं कि एक निर्माणकर्ता के रूप में उन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। चौथा बिंदु हम देख लेते हैं, कई लोकप्रिय करों को समाप्त किया एवं प्रजा हितैषी शासक के रूप में सिद्ध हुए। अन्य बिंदु देख लेते हैं, तो सभी धर्मों का समान आदर करता था तथा इस प्रकार वह धार्मिक सहिष्णु शासक थे। इस प्रकार आप कृष्णदेव राय की उपलब्धियां लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 15 मार्कर में हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन क्या था? तो 15 मार्कर का क्वेश्चन था हमारा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। तो इसे भी हम प्रस्तावना लिखेंगे, मुख्य पक्ष लिखेंगे और उपसंहार लिखकर हम इसको भी फॉर्मेट में जमा के लिखेंगे। ठीक है, क्या है? तो कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार की प्रतिक्रिया स्वरूप अब अशोक ने उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध धर्म की वैश्विक सफलता के पीछे अशोक का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार हमने एक प्रस्तावना लिखी थी। आपने कई विद्यार्थियों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तावना लिखी है। यदि आप सही बिंदुओं को लिखेंगे तो आप प्रस्तावना किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें यही जरूरी नहीं है कि आप इसे ही शामिल करें। यहाँ फॉर्मेट और मॉडल आंसर बताना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु है तीर्थ यात्राओं का आयोजन। सभी जानते हैं कि प्रचार प्रसार अब किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले उन्होंने तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया। अशोक ने बोधगया, लुम्बिनी, निग्याली सागर, सारनाथ आदि प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्राएं की। तो मतलब स्वयं की जो यात्राएं थी तीर्थ यात्राओं का आयोजन के रूप में हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा बिंदु हम देख लेते हैं, धम्म महामात्र की नियुक्ति। धम्म महामात्र क्या होते थे? तो शासन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका कार्य धर्म की स्थापना, धर्म की वृद्धि एवं प्रचार जैसे कार्य करना होता था। इस प्रकार एक अधिकारी जो था वो धम्म महामात्र नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अगले बिंदु की ओर चलते हैं, शिलालेख। आप सभी जानते हैं कि अशोक ने कई शिलालेख का निर्माण कराया था। राज्य में विभिन्न स्थानों पर पत्थर एवं स्तंभों पर धर्म के नियमों को लिखवाया ताकि जनसाधारण इन्हें पढ़े एवं नियमों का अनुसरण कर सकें। ठीक है, इस प्रकार आप शिलालेख डाल सकते हैं। अगला बिंदु हम देख लेते हैं, निजी आदर्श। क्या थे निजी आदर्श? तो स्वयं अपने चरित्र को इन सिद्धांतों के अनुरूप ढाला और सभी के समक्ष एक आदर्श व्यक्तित्व स्थापित किया। स्वयं भी बौद्ध धर्म में शामिल हो गया था। तो इस प्रकार आप अशोक का एक निजी आदर्श भी लिख सकते हैं। इससे पहले हम बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण वहां देख रहे थे, तब भी हमने एक बिंदु डाला था कि गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व का प्रभाव। तो वहां भी मैंने बताया था आपको कि जब लीडर स्वयं अच्छे कार्य कर रहा होता है तो सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार अशोक ने स्वयं ही अपने चरित्र को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप ढाला था और एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में अपना को स्थापित किया था। तो यह भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु हमने शामिल किया है कि धार्मिक उत्सवों एवं समारोह का आयोजन इन्होंने किया था।
कैसे? तो विभिन्न उत्सवों के द्वारा समय समय पर कई समारोह के आयोजनों द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य अशोक ने किया था। अगला बिंदु हम देख लेते हैं, लोकहित के अन्य कार्य। अन्य कार्यों में हमने शामिल किया है, चाहे वो वृक्ष लगवाना हो, कुएं खुदवाना, जलाशयों का निर्माण करवाना, चिकित्सालयों का निर्माण और जड़ी बूटियों के बागों का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार लोकहित के कई कार्यक्रम अशोक द्वारा संचालित किए गए थे। ठीक है, अब हम अंतिम में देख लेते हैं एक और बिंदु, बौद्ध संगीति का आयोजन। सभी लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन किया, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य को बनाया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और बिंदु हम देख लेते हैं, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। धर्म प्रचारकों की बात करें तो श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को भेजा। साथ ही साथ वर्मा, सीरिया, मिस्र आदि में भी इन्होंने प्रचारक भेजे थे। ठीक है, इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कई माध्यमों द्वारा अशोक ने प्रचार प्रसार किया था। अंत में हम लिख देंगे कि इस प्रकार अशोक ने अपने कार्यों से बौद्ध धर्म को न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी पर्याप्त प्रगति के पथ पर पहुंचाया था। ठीक है, इस प्रकार आप एक फॉर्मेट देखें और इसी फॉर्मेट में आगे भी उत्तरों को लिखते रहें। आपके मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा ही आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। ठीक है, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपकी तैयारी और अधिक मजबूत होगी। यही हमारा लिए प्रोत्साहन है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।